Good morning students. This is the video for 10th class subject biology chapter 6 life processes and the topic is transportation in plants. In previous videos we have discussed the transportation in animals, unicellular organisms, multicellular organism and especially in human being, and in that topics we have discussed the structure of heart, types of blood vessels, structure of blood and most important lymphatic circulatory system. Now we are going to explain, understand the next topic transportation in plants. जैसे कि आपको पता है प्लांट हो या एनिमल हो, जितने भी वो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसी तरह से उनके अंदर जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन में और एनिमल के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस तो है इट इज़ लेस इलेबोरेट। ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है प्लांट्स के लिए जितना कि एनिमल्स में, जितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एनिमल्स में होता है, क्योंकि प्लांट्स ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर नहीं करते हैं। दे आर लेस एक्टिव देन एनिमल्स। एनिमल्स से वो कम एक्टिव होते हैं क्योंकि प्लांट्स को सब कुछ एक ही जगह पर स्टैंड करके वहीं से ही मिल जाता है, लेकिन एनिमल्स को अपनी एनर्जी को ज़्यादा खर्च करना पड़ता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह जो है वो फूड की सर्च में या और अदर पर्पसेस की सर्च में एनर्जी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है। और प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है बनते नहीं है कि उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, या उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है प्लांट्स कि उनको सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है लेना पड़ रहा है। तो इनके अंदर एक तो पहला रीज़न ये है दे आर लेस एक्टिव एंड दे रिक्वायर लेस सप्लाई ऑफ मटेरियल्स। आफ्टर दैट विच टाइप ऑफ मटेरियल्स दे ट्रांसपोर्ट, ये क्वेश्चन आता है दिमाग में कि प्लांट में किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता होगा। तो जैसे आपको सभी को पता है दो गैसेस हैं जो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो उन गैसेस में पहली गैसेस आपको पता है ऑक्सीजन एंड इसकी जो कंपेनियन है वो है कार्बन डाइऑक्सीजन। तो जो मेजर मटेरियल्स हैं दे आर ऑक्सीजन एंड गैसेस, वाटर, मिनरल्स एंड सब। तो ये मेन जो है ये इस तरह के मटेरियल्स हैं और ये जितने भी हैं वाटर है या ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी प्लांट को सप्लाई किए जाते हैं फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से ही प्लांट उसको लेता है, अपने ही सराउंडिंग से इसको लेता है। तो इसमें हम पहले इस टॉपिक पे बात करेंगे गैसेस, फिर हम वाटर एंड मिनरल्स पे, और फिर जो फूड है उन फूड का इसमें ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। तो पहला है गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज प्लांट में कहाँ कहाँ किस किस जगह पे होता है? रूट के अंदर छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं। जैसे अगर मैं ये रूट की सेल बना रही हूँ तो ये जो है छोटे छोटे रूट हेयर्स जो है इसके अंदर मिलते हैं। तो दीज आर द रूट हेयर। तो यहाँ से सेल के जो ये पार्टिकल्स हैं तो इनके बीच में जो है एयर ट्रैप होती है और यहीं से इस एयर को रूट हेयर के थ्रू जो है रूट लेती है। जो वुडी यानी जो उसमें वुड बन जाती है, मैच्योर जब स्टेम या मैच्योर रूट बन जाती है तो उसके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है एयर के आने जाने के लिए, दैट इज कॉल्ड लेंटिसेल्स। तो वुडी रूट्स में और वुडी स्टेम में लेंटिसेल्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। लीव्स में यू नो वेरी वेल, लीव्स जो है गैसेस एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू करता है। और इसके साथ साथ ये स्टोमेटा यंग स्टेम में भी होते हैं। जब स्टेम यंग होता है, ग्रोइंग स्टेज में होता है, ग्रीन होता है, तब उसमें बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं। तो इसके थ्रू भी गैसेस एक्सचेंज प्लांट करता है। वाटर एंड मिनरल्स,
प्लांट में वाटर एंड मिनरल्स सभी को पता है, सोयल से प्लांट लेता है, और प्लांट से जब वो लेता है तो वो इन्हीं रूट हेयर्स के थ्रू, रूट की ये एपिडर्मिस है, आपने एपिडर्मिस का टॉपिक 9th क्लास में पढ़ा था, जिसमें आपने टिश्यू पढ़े थे। तो ये एक तरह की क्या है, ये भी एक टिश्यू है, आउटर लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है प्लांट की। तो रूट की जो बाहर की जो लेयर होती है, इट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, और इसी एपिडर्मिस के सेल जो होती है, इसमें से कुछ यूनिसेलुलर हेयर्स निकलते हैं, दीज आर कॉल्ड रूट हेयर्स। और यही रूट हेयर बाय डिफ्यूजन, ये टॉपिक भी आपने 9th क्लास में पढ़ा था। तो डिफ्यूजन के थ्रू, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के थ्रू वाटर जो है मूव करता है इनसाइड द रूट। तो वाटर मॉलिक्यूल और वाटर के साथ मिनरल भी जो है मूव करते हैं रूट के अंदर। अब ये काम हुआ अभी आधा, अभी क्या हुआ है, रूट के अंदर जो है वाटर आया है। लेकिन आपको पता है प्लांट बहुत बड़ी बड़ी हाइट के भी होते हैं, सेवरल मीटर्स लॉन्ग प्लांट होते हैं। तो इतनी दूर तक पानी ग्रेविटेशन के बिल्कुल जस्ट अपोजिट उसको लेकर चलना, तो इसके लिए एक स्पेशल टिश्यू इन प्लांट के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड जाइलम। जाइलम में जो होता है ये ऐसा स्पेशल टिश्यू है जिसको रेस्पॉन्सिबल मानते हैं वाटर एंड मिनरल्स के लिए। अब ऑर्गेनिक फूड, you know that is only photosynthesis is the process which makes food in the plants. प्लांट के अंदर जो है फूड कौन बनाता है, फोटोसिंथेसिस बनाता है। और ये भी आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फोटोसिंथेसिस केवल ग्रीन पार्ट्स में ही प्लांट के होता है, रैदर इट इज लीव्स और यंग स्टेम। तो प्लांट के ग्रीन पार्ट में ये होता है, लेकिन फूड तो हर एक सेल को ज़रूरी होता है, चाहे वो सेल फ्रूट की हो, बड की हो या रूट की हो। तो रूट के अंदर भी फूड की ज़रूरत होती है, कोई भी काम होगा सेल के अंदर एनर्जी तो चाहिएगी। तो अब उस फूड को इन डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड है। तो ऑर्गेनिक फूड के साथ साथ प्लांट के अंदर हॉर्मोन्स जो है स्पेशल केमिकल होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं और प्लांट के अंदर भी होते हैं, जो अलग एक्टिविटीज़ हैं प्लांट के अंदर, जैसे मूवमेंट जो प्लांट करते हैं, ग्रोथ जो शो करते हैं, सेल डिवीज़न जो करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल या विच आर कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। तो ये हॉर्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो फ्लोएम के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब ऑर्गेनिक फूड पे मैंने आपको बता दिया कि लीव्स में और यंग स्टेम में बनता है, लेकिन हॉर्मोन्स कहाँ सिंथेसाइज्ड होते हैं, हॉर्मोन्स रूट और स्टेम की टिप माने जो उसका अगला भाग है, सबसे पहला पार्ट है उसको टिप बोलते हैं। तो उस टिप पे ये सिंथेसाइज होते हैं और इनकी ज़रूरत बहुत सारे पार्ट में होती है। तो ये किसके थ्रू जाएगा, ये स्पेशल एक टिश्यू सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड फ्लोएम। जाइलम आपने 9th क्लास में पढ़ा था। जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और इसमें 4 तरह की सेल्स आपको देखने को मिलती हैं। रिकॉल करिए अपने माइंड में, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम ट्रेकेट्स, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम फाइबर। इसी तरह फ्लोएम में भी सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो अब इन चारों में से केवल 2, जाइलम में जाइलम ट्रेकेट्स एंड जाइलम वेसल्स, these 2 cells are responsible for transportation of water and minerals, but in phloem में भी 2 ही जो हैं सेल्स हैं, जैसे सीड ट्यूब्स हैं और कंपेनियन सेल्स हैं, these are the responsible for transportation of organic food. Now we study the transportation of water and minerals in plants. सबसे पहले वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि वाटर एंड मिनरल की क्या इम्पोर्टेंस है प्लांट में। मिनरल्स तो आपको सभी को पता है, जो मिनरल्स हैं
वो प्लांट के बहुत सारे पार्ट में, बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में यूज़ होते हैं। वाटर क्या है? वाटर एक सॉल्वेंट की तरह, जितने बायोलॉजी के प्रोसेस हैं जिसमें कोई भी रिएक्शन होती है, तो क्योंकि वाटर को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है, वाटर में ज़्यादातर सभी चीज़ें जो हैं एक तरह से मिक्सअप हो जाती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं, तो इसको एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं। तो इसीलिए ये बायोलॉजिकल प्रोसेस में इसमें ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, ये किसी भी टाइप का मटेरियल हो, वो इसमें डिज़ोल्व किया जा सकता है। तो इसीलिए बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो सॉल्वेंट मेजर यूज़ होता है वो वाटर ही होता है। इससे पहले आपने फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन पढ़ा था प्लांट में, तो आपने देखा था प्लांट में वाटर जो है एक रॉ मटेरियल की तरह भी यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में, और इस वाटर से ही जो है वाटर की स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन निकलती है और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस होता है। फिर जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो वाटर एक रॉ मटेरियल की तरह से फोटोसिंथेसिस में भी यूज़ होता है। और वाटर का काम क्या है? मिनरल्स जो है डायरेक्टली कैरिड आउट नहीं हो सकते प्लांट्स के अंदर। जो मिनरल्स हैं वो प्लांट में वाटर की हेल्प से ही कैरिड आउट होते हैं। मिनरल्स वाटर के अंदर मिक्स होकर के सैप बना लेता है, और इस सैप की, ये जो सैप है, ये जो सॉल्यूशन है, यही जो है मूव करता है ऊपर की तरफ पानी, ये प्लांट के अंदर। अगर हम वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन को देखें तो हम ये मेजर तौर पर बोल सकते हैं देयर आर 3 स्टेप्स, जिस 3 स्टेप से होकर के ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल होता है। सबसे पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो सबसे पहला काम है, रूट हेयर्स जो होती हैं डिफ्यूजन के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, और फिर वाटर जो है रूट तक तो आ जाता है, लेकिन रूट से लेकर जो सेवरल हाइट के जो प्लांट्स हैं, इतनी हाइट इनकी प्लांट की होती है, और वहाँ तक वाटर को पहुँचाने के लिए एक अपवर्ड मूवमेंट होता है, वो ऊपर की तरफ जब चलता है। तो तीसरा जब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं तो एक टॉपिक भी हम लोग इसके साथ पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन आपने सुना भी है, जो प्लांट होते हैं वो रेगुलरली वाटर को वाटर वेपर्स के फॉर्म में जो है लॉस करते रहते हैं थ्रू स्टोमेटा। तो ये प्रोसेस जो है ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लेकिन हम कभी ये सोचते हैं कि एक बेकार का प्रोसेस है, रूट इतना वाटर जो है एब्जॉर्ब करती है और उसको जो प्लांट है रेगुलरली लॉस करते रहते हैं, तो इस लॉस का क्या फ़ायदा है, तो ये आज हम लोग इस ट्रांसपोर्टेशन में समझेंगे। तो पहला स्टेप है जैसे एब्जॉर्प्शन यानी कि एब्जॉर्प्शन का मतलब है, क्योंकि प्लांट जो है रूट के थ्रू ही वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, और मिनरल और वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में रूट के जो रूट हेयर्स हैं वो कांटेक्ट में होते हैं। इस बात पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हमें बहुत ध्यान से इस बात को समझना पड़ेगा कि सबसे पहले होता क्या है। देखिए, वाटर का जो वाटर और मिनरल दो चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होना है, एब्जॉर्प्शन होना है। एब्जॉर्प्शन होने के लिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो पैसिव नहीं होगा, वो एक्टिव होगा। एक्टिवली, यहाँ मैंने लिखा है मिनरल आयंस आर एक्टिवली एब्जॉर्ब। दो वर्ड मैं बार बार यहाँ पर यूज करूंगी, पैसिव और एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है जब सेल अपनी एनर्जी को खर्च करके किसी सेल के बाहर से कोई चीज़ अंदर की तरफ रख लेती है, एनर्जी को यूज़ करती है, तो उसको एक्टिवली एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्योंकि आपको पता है सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बड़ी सेलेक्टिवली होती है, और वो एक्टिवली यानी कि किस चीज़ को, किस मिनरल को, कितना मिनरल कितनी अमाउंट में अंदर आना है, कितना जाना है, तो ये सब चीज़ें जो है वो बड़ी सेलेक्टिवली होती है, और एनर्जी को खर्च करके इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो मिनरल्स जो हैं एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं, और जैसे ही मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं, सबसे पहला स्टेप मिनरल के एब्जॉर्प्शन का ही है, और जैसे ही मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं, जिसकी वजह से सेल के अंदर और सेल के बाहर सॉइल में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है,
आयंस का, मिनरल के आयंस का, क्योंकि मिनरल आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो अब ये आयन के फॉर्म में जब जो ये होते हैं तो इनमें एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए सेल के अंदर और सेल के बाहर, सोइल के अंदर ये जो आयंस का एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है, इसकी वजह से इसको दूर करने के लिए वाटर अंदर की साइड मूव करता है बिना किसी एनर्जी को खर्च किए, पैसिवली। यहाँ पर वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो पैसिवली हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी खर्च नहीं हो रही है। तो अब इस तरह से मिनरल पहले ही एब्जॉर्ब हो गए और वाटर बाद में एब्जॉर्ब हो गया, और दोनों ने मिल करके क्या बना लिया, एक सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। अब हम अगला पढ़ेंगे अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट यानी कि कई बार इसको बायोलॉजी में स्पेशल टर्म दी जाती है, जिसको बोलते हैं असेंट ऑफ सेल। असेंट ऑफ सेल ये क्या है, असेंट ऑफ सेप। सेप मैंने भी बताया, द सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल विच आर एब्जॉर्ब बाय रूट्स। तो इस सेप का अपवर्ड मूवमेंट ही क्या होता है, असेंट ऑफ सेप। अभी हमने देखा कि रूट में प्रेशर क्रिएट हुआ डिफरेंस की वजह से, और वाटर जो है एब्जॉर्ब होकर रूट के अंदर आ गया। लेकिन ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ है ये इतना इनफ नहीं है कि प्लांट की इतनी हाइट तक हम इस वाटर को एब्जॉर्ब करके ऊपर पहुंचा सके। इसके लिए कुछ और एक खास तरह का प्रेशर ज़रूरी होता है। तो ये जो सेप है ये जाइलम तक पहुंचता है रूट से होता हुआ, रूट के सेल से डिफ्यूज़न के थ्रू, 1 बाय 1 एक सेल से होता हुआ। रूट के जब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे हायर क्लासेस में, तो बहुत सारे टिश्यू को पार करता हुआ जो वस्कुलर टिश्यू है, वस्कुलर टिश्यू किसको कहते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम को ही कलेक्टिवली वस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। तो जैसे ही वो वस्कुलर टिश्यू यानी कि स्पेशली जाइलम तक पहुंचता है, अब यहाँ पर इसको जाइलम की, मैंने आपको पहले भी बताया, 2 तरह की सेल यूज होती हैं, जाइलम ट्रैकेट्स एंड जाइलम वेसल्स। और यहाँ से ही जो है वाटर जो है ऊपर की तरफ मूव करता है। यहाँ पर वाटर अपने आप मूव नहीं करेगा, वाटर इज पुल्ड अप, ऊपर खींच लिया जाता है। वो कैसे खींचेगा, ये एक बहुत जो इसमें हेल्पफुल जो प्रोसेस है, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या होता है, लगातार जो वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर ऊपर तक जो मूव करता रहता है, तो जिससे एक सक्सेशन यानी खिंचाव उत्पन्न होता है उन पूरी के पूरे एक चैनल के अंदर। तो उस चैनल में जो खिंचाव बनेगा, उस खिंचाव से ही पानी जो है ऊपर की तरफ खिंचेगा। जैसे आप इसको ऐसे समझो, जैसे आप स्ट्रो से जब पानी पीते हो तो पानी उस टाइम नीचे होता है, और जब एक खिंचाव बनता है तो वही पानी नीचे से ऊपर आपके माउथ तक पहुंच जाता है। तो इसी तरह से ये जो है एसेंट ऑफ सेप होता है। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन। द नेक्स्ट स्टेप दैट इज ट्रांसपिरेशन। द ट्रांसपिरेशन it is the loss of water through evaporation in the form of water vapors through stomata. It is the process of water loss of water in the form of water vapors through stomata. तो ये ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस केवल दिन के टाइम ही होता है। तो दिन के टाइम क्या होता है, लगातार जो है स्टोमेटा जो है उस वक्त ओपन होते हैं। ये डे टाइम में इसीलिए हुआ क्योंकि डे टाइम में स्टोमेटा आर ओपन होने की वजह से तो वाटर का जो लॉस है वो लगातार होता रहता है, और जिसकी वजह से एक सक्सेशन पुल क्रिएट होता है, खिंचाव जो है एक तरह से बनता है, जिसकी वजह से ये असेंट ऑफ सैप को हेल्प करता है। इसके साथ असेंट ऑफ सैप को हेल्प करने के साथ साथ ट्रांसपिरेशन टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है प्लांट के अंदर। ये तो केवल डे टाइम की बात थी, लेकिन नाइट में क्या होता होगा। नाइट में वाटर का इतना जो है ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, और जितना ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए रूट प्रेशर ही इनफ होता है। एंड अब हम अगले उसमें अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड एंड हॉर्मोन्स थ्रू फ्लोएम।